ये 26 जनवरी के लाल किला हिंसा का आरोपी लखा सिधाना से जुड़ी ये बेहद अहम खबर। 1 लाख रुपए का इनामी आरोपी है लखा सिधाना। पंजाब के बठिंडा में एक रैली करता दिखाई दिया है। हिंसा मामले में लखा सिधाना मोस्ट वांटेड है, लेकिन वो खुलेआम पंजाब में रैली करता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, 26 जनवरी के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार वो वीडियो भी शेयर कर रहा है। दिल्ली पुलिस को चुनौती दे रहा है, जिसके लिए वो मोस्ट वांटेड है। वो कई बार चुनौती दे चुका है कि मैं 23 तारीख को बठिंडा में रैली करने जा रहा हूं, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। लेकिन एक के बाद एक इसी तरह की चुनौती वो पुलिस के सामने खड़ी करता रहा है, अपना ठिकाना बदलता रहा है। पुलिस को लगातार इसकी तलाश, लेकिन बठिंडा में वो रैली करता दिखाई दिया। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, ये बात आखिर जनता दर्शक कैसे समझें कि वो एक जनसभा में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही? जी हाँ, बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर पंजाब पुलिस की जो भूमिका है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि जब एक स्टेट की पुलिस किसी आरोपी पर को वांटेड घोषित करती है और उस पर 1 लाख का इनाम रखती है, तब वो सभी स्टेट्स में ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जाता है। और ऐसे में बठिंडा में वो किसान रैली करने वाला था और इसके लिए उसने बाकायदे वीडियो डालकर कहा था कि वो बठिंडा में रैली करने वाला है। लखा सिधाना ने वीडियो डाली थी, चुनौती दी थी दिल्ली पुलिस को, और दिल्ली पुलिस बठिंडा में मौजूद भी थी। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस जब वहां पर मौजूद थी तो जाहिर तौर पर जब एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में जाती है तो उस स्टेट की पुलिस से वो मदद मांगती है। तो दिल्ली पुलिस से जब जानकारियां सामने आएंगी, जब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक बयान देगी, तब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बठिंडा पुलिस ने यानी पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को मदद की है। लेकिन इस पूरे मामले में पंजाब पुलिस की जो भूमिका है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि 1 लाख का इनामी बदमाश, इनामी आरोपी जो कि 26 जनवरी हिंसा मामले में लगातार उसकी तलाश दिल्ली पुलिस को थी, उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। और ऐसे में वो खुलेआम चुनौती देता है दिल्ली पुलिस को और कहता है कि वो बठिंडा में किसान रैली करेगा, और वो पहुंचता भी है उस रैली में, और उसके बाद उस रैली में वो पहुंचता है और फिर वहां से निकल भी जाता है। और अमित, हम तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं तमाम दर्शकों को कि किस तरह से, जिस तरह से वो ऐलान करता है, उस रैली में वो बाकायदा पहुंचता भी है। खास बात यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का ये पैतृक निवास स्थान माना जाता है इस गांव में महराज, जहां पर ये रैली कर रहा है। और ना ये सिर्फ अचानक पहुंचा है, बल्कि इसने ऐलानिया तौर पर बताकर रखा था कि 23 तारीख को मैं यहां रैली करने वाला हूं। 1 लाख का इनामी है ये। 2 तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। बठिंडा में किसान रैली, महराज वो गांव, वो जगह जो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का पैतृक गांव माना जाता है, यहां रैली करने का ऐलान इस 1 लाख के इनामी ने पहले ही घोषित किया। लेकिन जो अहम बात है वो ये कि किसानों के बीच इसकी मौजूदगी है। वो कह रहा है कि किसानों के साथ ये रोष रैली वो कर रहा है। मसला उन्हीं 3 किसान कानूनों से जुड़ा हुआ है। हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जो सबसे अहम बात है वो ये कि इसके पहले कुछ किसान नेताओं ने यह भी ऐलान कर दिया अपने स्तर पर कि अब कोई गिरफ्तारी किसी की नहीं होनी चाहिए जो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगर कुछ पुलिस वाले ऐसा करने की कोशिश करते हैं, गिरफ्तारी करने की, तो उन्हें बंधक बना लिया जाए। जब ये खबरें आती है तो क्या ये भी एक रोड़ा है पुलिस के लिए? जी हाँ, बिल्कुल ये रोड़ा है, और शायद इसी वजह से जो दिल्ली पुलिस बठिंडा में मौजूद थी वो स्थान पर नहीं पहुंच पाई, जबकि उसको मालूम था कि जिस आरोपी को उसकी तलाश है, जो मोस्ट वांटेड है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम है, वो लखा वहां पर पहुंचने वाला है। और दिल्ली पुलिस वहां नहीं पहुंच पाई, क्योंकि वहां पर जो किसानों की जो तादाद थी वो काफी ज्यादा थी, हजारों की तादाद में थी। और ऐसे में इसी वजह से पंजाब पुलिस की बठिंडा पुलिस सवालों के घेरे में है कि जब कोई 1 लाख का इनामी आरोपी वहां पहुंचता है, और खासतौर से 26 जनवरी हिंसा मामले में 26 जनवरी आप देख जिस तरीके से लाल किले पर झंडा फहराया गया, जिस तरीके से लाल किले के प्राचीर से भड़काऊ भाषण दिए गए, उस मामले का वो इनामी आरोपी है 1 लाख का, वो पहुंचता है खुलेआम, वो भी चुनौती देते हुए वो बाकायदे वीडियो पोस्ट करता है और कहता है कि हम जाएंगे वहां पर, और वो जाकर किसान रैली में मौजूद रहेगा। और ऐसे में पुलिस को सब कुछ मालूम होते हुए पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती है दिल्ली पुलिस। तो ऐसे में पंजाब पुलिस ने कितना सपोर्ट किया है दिल्ली पुलिस को, ये देखने वाली बात होगी। ये एक बड़ा सवाल भी है, ये एक बड़ा सवाल भी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के मसले पर पीएमओ में बड़ी बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बढ़ते कोरोना के ग्राफ पर चिंता जाहिर की है। स्वास्थ्य सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। कई प्रमुख अधिकारियों की मौजूदगी में पीएमओ में ये एक बैठक हुई है,
देश के कई राज्यों में कोरोना तेजी से जो अपने पांव अब पसारता जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जाहिर की है। खास बात यह कि स्वास्थ्य सचिव इसमें मौजूद रहे हैं और इस बैठक में इसी बात पर चर्चा की गई है कि कैसे इस पर लगाम लगाया जाए, कितनी और सख्ती किस तरह से बरती जाए, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन और सख्ती से होना चाहिए, जिसमें लापरवाही कई राज्यों में देखी जा रही है। लेकिन यह बेहद अहम खबर है ऐसे में जबकि महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली समेत कई और राज्यों में इस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। बेहद अहम बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय में कोरोना के मुद्दे पर हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए चिंता भी जाहिर की है। खुद स्वास्थ्य सचिव इस बैठक में मौजूद रहे। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते नजर आए इस बेहद अहम बैठक में जबकि कोरोना के मामले कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं? कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में अभी बैठक चल रही है जिसमें स्वास्थ्य सचिव और बड़े अधिकारी उसमें मौजूद हैं। और क्योंकि देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और खास करके महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत ही तेजी से कोरोना एक बार फिर पांव पसार रहा है। और खास करके जो 5-6 राज्यों की हमने बात किया, इन 6 राज्यों में लगभग 85% कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं। हर रोज जो है यहाँ पर आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। यह भी देखने को मिला था कि कोरोना उसके केसेस बहुत तेजी से घट रहे थे, जहां पर 80-90 हजार या 1 लाख तक जो है मामले पहुंचे थे। लेकिन हाल के दिनों में हमने भी ये भी देखा कि 10,000 के आसपास ही मामले सिमट गए थे। लेकिन एक बार फिर जो है मामले बढ़ रहे हैं, तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आखिर इन राज्यों में क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि दूसरे राज्य भी प्रभावित हो सकते हैं। अभी दिल्ली में तो हालांकि मामला कंट्रोल है, दूसरे कई राज्यों में भी मामला कंट्रोल है, लेकिन इन राज्यों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ने का खतरा है। और यही वजह है कि सरकार में बड़े लेवल पर बैठक चल रही है कि इन राज्यों में क्या वजह है और वहां पर रोकथाम के क्या उपाय किए जाए, उसको लेकर बैठक चल रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी चिंता जाहिर की। लेकिन 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा का आरोपी लखा सिधाना, जिसे पुलिस लगातार तलाश रही है, गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है, पुलिस को वो लगातार चुनौती भी दे रहा है। किसान के समर्थन में एक रैली में वो शामिल हो गया है। लखा सिधाना बठिंडा में हो रही रैली में मंच पर बैठा दिखाई दिया, जबकि वो लाल किला हिंसा मामले में आरोपी और पुलिस को उसकी तलाश है। लखा सिधाना, जिसका पूरा नाम लखबीर सिंह सरा है उर्फ लखा, इसका गांव बठिंडा जिले का ही सिधाना है। पंजाब में यह चलन है कि नाम के आगे उस गांव का नाम भी लगाया जाता है और इसीलिए यह लखा सिधाना के नाम से जाना जा रहा है, जो एक गैंगस्टर के तौर पर भी आरोपी है। 2 दर्जन के आसपास इस पर पुलिसिया मामले हैं। लेकिन यह सिर्फ अहम बात यह भी है कि गणतंत्र दिवस के दिन जो हिंसा राजधानी दिल्ली में हुई, उसमें यह प्रमुख आरोपी 1 लाख का इनामी। अमित हमारे सहयोगी नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले पर। अमित, ये तो तमाम देशवासियों के लिए बेहद आश्चर्यजनक है कि 1 लाख का इनामी है गणतंत्र दिवस के दिन, जिससे राष्ट्रीय गरिमा के अपमान का आरोप इस पर है, वो सरेआम रैली में शामिल होता है, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती। किस तरह की पेचीदगियों की वजह से? जी हाँ, बिल्कुल। बात करें तो वहाँ पर सबसे पहले जब 1 लाख का इनामी लखा, आरोपी लखा जब वहाँ पर किसान रैली में वहाँ पर पहुँचने वाला था, तभी उसने वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर उसने चुनौती दी थी दिल्ली पुलिस को खुलेआम, जो कि जिस पर 2 दर्जन मामले हों, जिसको पुलिस तलाश रही हो, जो 26 जनवरी के हिंसा मामले में लाल किले के प्राचीर से, जिस प्राचीर से लगातार प्रधानमंत्री हर साल लोग देश की जनता को संबोधित करते हैं, देशवासियों को संबोधित करते हैं, ऐसे में उस प्राचीर से वो भड़काऊ भाषण देता है। उस मामले में आरोपी है, 1 लाख का इनामी आरोपी है और वो चुनौती देता है खुलेआम दिल्ली पुलिस को कि वो रैली में जाएगा और पुलिस उसको पकड़ नहीं पाएगी। और ठीक ऐसा होता भी है, वो उस रैली में पहुंचता है और पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती है। अब नहीं पकड़ पा रही है, उसकी वजह भी साफ है। सवालों के घेरे में इस वक्त पंजाब पुलिस है, क्योंकि जिस वक्त आप किसी आरोपी को पर इनाम रखते हैं, 1 लाख का इनामी उसको आरोपी बनाते हैं, तो उस वक्त कोई भी स्टेट का पुलिस, जितने भी राज्य हैं, सभी स्टेट के पुलिस को इस बारे में जानकारी दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ये जो आरोपी है वो 1 लाख का इनामी, तो लिया जाए जहां भी वो देखा जाए उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और यही अमित जो बात आप कह रहे हैं, ये बड़े सवाल हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस का इनामी आरोपी सार्वजनिक सभा में दिखता है,
पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती? ये किस तरह की बेबसी है? और क्या ये संवेदनहीनता है कि पंजाब पुलिस इससे बेखबर भी है? और ये कई सवाल खड़े करती है ये तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लखा सिधाना 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद से ही लगातार फरार चल रहा है, लेकिन वो किसानों के समर्थन में रैली करता है, वहां सार्वजनिक सभा में पहुंचता है। पंजाब के बठिंडा में आज किसानों के समर्थन में रैली हो रही है जहां लखा सिधाना शामिल हुआ। मंच से भाषण भी वो बाकायदा देता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये तस्वीरें तो आश्चर्य में डालने वाली है कि पुलिस जिस आरोपी की तलाश में दर दर भटक रही हो, 1 लाख का इनाम उस पर रखा गया हो, वो सार्वजनिक रैली करता है ऐलानिया तौर पर चुनौती देते हुए, बावजूद उसके गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। जी हाँ, बिल्कुल 26 जनवरी हिंसा मामले में पुलिस को कई आरोपियों की तलाश है और उनमें से एक आरोपी लखा भी है जिस पर 1 लाख का इनाम रखा गया और लखा दिल्ली पुलिस को चुनौती भी देता रहा है, वीडियो डालकर, वीडियो पोस्ट करके सोशल पोस्ट पर। ऐसे में जब लखा देखा जाता है लुधियाना बठिंडा में और बठिंडा में, वहां पर वो किसान रैली में शामिल होता है और खास तौर से किसान नेता जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब किसान आंदोलन से जुड़े हुए अब कोई और लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस किसान के आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो हिंसा में 26 जनवरी की हिंसा में शामिल हुए थे और इसी में आरोपी है लखा और उसने लाल किले के प्राचीर से भड़काऊ भाषण दिए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस लखा को तलाश रही थी और लखा लगातार दिल्ली पुलिस को चुनौती देता रहा। और ये भी जो आरोपी है अमित, ये भी उसी हिंसा से जुड़ा आरोपी है। ये बात बिल्कुल जाहिर है कि किसान आंदोलन से कोई परहेज नहीं, लेकिन जिन्होंने हिंसा फैलाई है उनकी तलाश लगातार जारी हो रही है। और इसी 26 जनवरी को ही लाल किला हिंसा के आरोपियों में अब तक दीप सिद्धू, सुखदेव सिंह, जसप्रीत सिंह, इकबाल सिंह, मोहिंदर सिंह, धर्मेंद्र सिंह, हरमन और मनिंदर सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हीं में से एक आरोपी है लखा सिधाना, जिसकी तलाश में है पुलिस। जिसने लाल किले पर देश की अस्मिता पर चोट पहुंचाई, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, वो आज बठिंडा में शरेआम रैली कर रहा है। दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है, उसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया है और पंजाब में वो रैली करे, ये बहुत शर्म की बात है। इससे साफ जाहिर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार, कांग्रेस पार्टी उसके साथ पूरी तरह से रली हुई है, उसको प्रोटेक्शन दे रही है। तो लखा मामले में बीजेपी लगा रही है अमरिंदर सिंह सरकार पर आरोप, तो आरोप वो ममता बनर्जी सरकार पर भी लगाती है, क्योंकि बंगाल में चुनाव से कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुसीबत अब बढ़ती जा रही है। एक तरफ विरोधियों की सियासत है तो दूसरी तरफ सीबीआई का कसता शिकंजा भी है। कोयला घोटाला मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से सीबीआई ने पूछताछ की है। सीबीआई सूत्रों से इस बात का पता चला है कि अपनी बहन मेनका गंभीर की ही तरह रुजिरा ने भी सीबीआई के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। बंगाल में सीबीआई जांच पर मचा घमासान, भतीजे की ढाल बनी ममता बनर्जी। सीबीआई से पहले शांति निकेतन पहुंची ममता। 5 मिनट की मुलाकात पर कई सवाल। बंगाल की सियासत में अभिषेक बनर्जी का बंगला शांति निकेतन अब एक ऐसा केंद्र बन गया है जहां जांच एजेंसी सीबीआई और खुद बंगाल की सीएम चक्कर लगा रही हैं। कोयला कांड में फंसे अभिषेक बनर्जी के परिवार को इस चक्रव्यूह से निकालने के लिए ममता बनर्जी पहले से ही मोर्चा संभाल चुकी हैं। लेकिन शांति निकेतन से आई ये ताजा तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। सीबीआई जब अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ करने के लिए पहुंचने वाली थी कि उससे पहले सफेद गाड़ियों की ये कतार शांति निकेतन आकर ठहर गई। जल्द ही लोगों को जो तस्वीरें दिखाई दी वो हैरान करने वाली थी।
क्योंकि ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई थी। उस वक्त घड़ी के कांटों में 11:25 हो रहे थे, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद यानी कि 11:30 पर ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के घर से बाहर निकल आई। देखिए यहाँ की तस्वीरें दिखाते हुए मैं आपको बताती हूँ, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी से करीब 5 मिनट पहले यहाँ पहुंची और अब यहाँ से बाहर निकल रही हैं और ये कहा जा सकता है कि ये संदेश देने का कोशिश हो सकता है ममता बनर्जी की तरफ से कि परिवार के साथ वो खड़ी हैं, चाहे अभिषेक हो चाहे रुजिरा हो, वो साथ खड़ी है। अकस्मात यहाँ पर आकर के अभिषेक के घर पहुंची, मुलाकात की और अब यहाँ से निकल रही हैं। इंतजार यहाँ सीबीआई की टीम की के लिए हो रहा था और यहाँ पर पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कॉन्वॉय और खुद अंदर जाकर के परिवार के साथ उन्होंने मुलाकात की। ममता बनर्जी के निकलते ही ठीक 5 मिनट बाद यानी 11:35 पर सीबीआई की गाड़ियों का काफिला अभिषेक के घर पहुंच गया। सीबीआई की टीम संभवतः यहाँ पर पहुंच चुकी है। हम आपको लगातार यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं हरीश मुखर्जी रोड की, जहाँ पर ये टीम पहुंच रही है और जो कोलकाता पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं। पुलिस की व्यवस्था देखिए, डिप्लॉयमेंट देखिए, किलेबंदी कर दी गई है पूरे इस घर की। ध्यान दीजिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर रुकती हैं और निकल जाती हैं और ठीक 5 मिनट के बाद सीबीआई की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँचती है। दरअसल अभिषेक बनर्जी के घर ममता बनर्जी का यूं पहुंचना कई बातों की ओर इशारा करता है। ममता बनर्जी ये जताना चाहती हैं कि वो सीबीआई के एक्शन से डरने वाली नहीं है। ममता बनर्जी ये साबित करना चाहती हैं कि वो हर मोर्चे पर अपने भतीजे के साथ खड़ी हैं। ममता बनर्जी ये भी बताना चाहती हैं कि जरूरत पड़ी तो वो खुद अभिषेक बनर्जी के लिए ढाल बनकर काम करेंगी। आज सवाल कई हैं सीबीआई के, तीखे सवाल हैं जिनका सामना रुजिरा बनर्जी को करना पड़ेगा। जो मनी ट्रेल है, जो आरोप लग रहे हैं कि विदेश भेजा जाता था कोयला तस्करी का पैसा, उसको लेकर के सवाल होगा। हालांकि मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि कल जो चिट्ठी रुजिरा बनर्जी की तरफ से लिखी गई थी उसमें ये कहा गया था कि मुझे तो मालूम ही नहीं है कि मामला क्या है, लेकिन फिर भी पूछताछ के लिए उपलब्ध हूँ, मेरे घर आइए। उसी के तहत आज ये टीम यहाँ पर पहुंची है। टीम के पहुंचने के ठीक 5 मिनट पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ से निकली हैं और अचानक ही बिना किसी कार्यक्रम के उनका काफिला आकर यहाँ रुकता है। वो अंदर जाती हैं, यहाँ संदेश देने की कोशिश है कि हम सीबीआई से डरते नहीं हैं और पूरा परिवार एक साथ है, अभिषेक के साथ मैं खड़ी हूँ। ये पहली बार नहीं है जब अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा पर शिकंजा कसा जा रहा है। इससे पहले भी रुजिरा पर संगीन आरोप लग चुके हैं। रुजिरा पर सोने की तस्करी का आरोप है। रुजिरा को एयरपोर्ट पर सोने के साथ पकड़ा गया था। रुजिरा पर बैंकॉक से अवैध सोना लाने का आरोप लगा था। इतना ही नहीं, रुजिरा पर अधिकारियों को धमकाने का भी आरोप लगा था। कस्टम विभाग ने रुजिरा के खिलाफ सम्मन जारी किया था। इन आरोपों में रुजिरा पर अभी भी केस चल रहा है। इससे पहले सीबीआई की टीम मेनका गंभीर से भी पूछताछ कर चुकी है। दावा किया जा रहा है कि सीबीआई और मेनका गंभीर के बीच करीब 3 घंटे तक पूछताछ चली। इस दौरान कई सवाल मेनका गंभीर से पूछे गए। जानकारी के मुताबिक मेनका सीबीआई के किसी भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाई। हजारों करोड़ों के कोयला घोटाले की जांच की आंच में अब टीएमसी भी झुलस रही है। असल में उस घोटाले की एक लंबी कहानी है। इस मामले में आरोप है कि ममता बनर्जी और उनके कुनबे ने कोयला घोटाले में भारी भरकम रकम को न सिर्फ व्हाइट मनी में कन्वर्ट भी किया है, बल्कि कोयला माफियाओं के जरिए रुजिरा ने 2 विदेशी खातों में पैसे भी ट्रांसफर किए। इस पूरे घोटाले में वैसे तो कई आरोपी हैं, लेकिन घोटाला कांड की इस कहानी में अहम किरदार के तौर पर कुछ नाम हैं, जिनमें अनूप मांझी, विनय मिश्रा, अभिषेक बनर्जी, रुजिरा बनर्जी, मेनका गंभीर जैसे नाम शामिल हैं। आरोप है कि अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार ने भी कोयला घोटाले में करोड़ों के वारे न्यारे किए हैं। यही वजह है कि सीबीआई अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनकी बहन से लगातार पूछताछ में जुटी है। आज केवल 1.5 घंटे के बाद ये टीम यहाँ से निकल रही है। मेनका के सामने कई दस्तावेज रखे गए, कई सवाल उनसे पूछे गए, जो बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी है वो ली गई है और उसके बाद अब ये टीम 8 सदस्यों की टीम यहाँ पर कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड पर
वापस निकल रही है और निज़ाम पैलेस की ओर जा रही है। जो वरिष्ठ अधिकारी है अब बैठक करेंगे और बैठक का दौर चलेगा। उसके आगे क्या कदम उठाया जाएगा वो देखा जाएगा, तय किया जाएगा। संभव है कि फिर मेनका गंभीर या रुजिरा बनर्जी के से पूछताछ की जाए। फिलहाल सीबीआई के इस एक्शन ने टीएमसी खेमे की नींद उड़ा रखी है। जांच एजेंसी भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, जहां विधानसभा भवन के बाहर विधायक कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए हैं। बिहार विधानसभा की आज की बैठक में शामिल होने पहुंचे ज्यादातर विधायक बगैर मास्क के ही यहां नजर आए हैं। विधान भवन के बाहर साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दिया कि मास्क पहनकर ही वो अंदर जाएं, लेकिन इसके बावजूद बगैर मास्क के ही ये तमाम विधायक दिखाई दिए। देश के कई हिस्से में एक बार फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान जो भी विधायक सदन के अंदर जाएंगे उनके लिए एक गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि बिना मास्क पहने भवन में प्रवेश वर्जित है और सामाजिक दूरी का पालन करें, यह अनिवार्य है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और एक दूसरा तस्वीर है जहां सभी विधायक धीरे धीरे सदन से बाहर आ रहे हैं, लेकिन आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं इनके मुंह पर मास्क नहीं है। कई ऐसे विधायक हैं जो बिना मास्क के पहुंचे हुए हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं जो बिना मास्क के यहां पर पहुंचकर और सदन के बाहर हंगामा कर रहे हैं। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कोरोना को लेकर किस तरह की लापरवाही विधायकों के द्वारा बरता जा रहा है, और शायद ही कोई ऐसे विधायक हैं जो मास्क पहने हुए हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जिस जंग को भारत ने पूरी ताकत के साथ लड़ा है, वो लड़ाई अब लापरवाही की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और पंजाब समेत देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के नए मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। और यही वजह है कि राज्य सरकारों की तरफ से न सिर्फ नई गाइडलाइंस लगातार जारी की जा रही है, बल्कि कोरोना के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सरकार और सख्ती से निपटने की तैयारियों में भी जुट गई है। कोरोना की वापसी से दहशत, फिर चली वायरस की मुसीबत वाली लहर। राज्यों में सख्ती के आदेश, जिस कोरोना वायरस ने अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को घुटनों पर ला दिया, उस वायरस के खिलाफ भारत ने जिस तरह से जंग लड़ी उसे पूरी दुनिया ने सराहा। लेकिन अब लोगों की लापरवाही ने कोरोना को पांव पसारने का मौका एक बार फिर दे दिया है। यह खतरा पहले से क्यों ज्यादा बढ़ा, इस बात को समझने से पहले देश के नक्शे की ये तस्वीर देखिए। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब और देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है। और ऐसा महज इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना का जो ग्राफ नीचे आने लगा था, उसने अचानक ऐसा उछाल मारा कि सरकार के माथे पर पसीना आ गया। मुंबई में पूरा प्रशासनिक अमला लोगों को सावधान करने में जुटा हुआ है। दादर सब्जी मंडी में लोगों को मास्क बांटने का जिम्मा खुद वहां की मेयर किशोरी पेडनेकर ने संभाल रखा है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर लोगों को मास्क बांट रही हैं। ये दादर का सब्जी मार्केट है
मुंबई का सबसे बड़ा सब्जी मार्केट है, वहां पर मास्क बांटने के लिए पहुंची हुई है। जिस तरीके से मुंबई में कोरोना के मरीज बढ़े उसको देखते हुए खुद मुंबई की मेयर ने मोर्चा संभाला है और लोगों को मास्क बांटते हुए दिखाई पड़ रही हैं। दिक्कत ही हो रही है, पेशेंट बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल में अभी आईसीयू फुल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये दिक्कत ही न होने के लिए लोगों के हाथ में है। लोग थोड़े समझ के कुछ काम करते तो मुझे लगता है सब। ये लापरवाही का ही नतीजा है कि कोरोना ने अपना सिर महाराष्ट्र में एक बार फिर उठा लिया है। यही वजह है कि सरकार को अब सख्ती बरतने पर मजबूर होना पड़ा है। इसी कड़ी में ठाणे में महानगर पालिका ने इस होटल को सील कर दिया है। आरोप है कि होटल में न सिर्फ क्षमता से ज्यादा लोगों की भीड़ थी, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। यही वजह है कि महानगर पालिका के अधिकारियों ने अचानक छापा मारकर सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया। अंधेरी स्टेशन पर भी जीआरपी के जवान बिना मास्क के घूमने वालों पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। जैसे ही कोई बिना मास्क के दिखाई दे रहा है, फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ऐसे हालात में भी लापरवाही बरतने वालों की कोई कमी नहीं है। इससे पहले पिछले 3 दिनों में देखें तो मास्क लगाने वालों की कमी काफ़ी देखी जा रही थी, लेकिन अब जबकि सख्ती बढ़ती जा रही है लगातार जो है बीएमसी के द्वारा और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, तो इसको देखते हुए जो है अब लोग जो है कहीं ना कहीं डर की वजह से जो मास्क है वो अब लगाने लगे हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि जो जीआरपी के लोग हैं, जीआरपी के पुलिस है, वो लगातार नज़र रख रही है कि कौन मास्क नहीं लगाया हुआ है उसे तुरंत पकड़ा जा रहा है, उसे फाइन मारा जा रहा है। बीआरपी के जो जवान है तमाम यहाँ पे तैनाती की गई है। नज़र जो है वो सीधा जो है नज़र रखी जा रही है, पैसेंजर जो बाहर आते हैं उन पर नज़र रखी जा रही है, ताकि अगर कोई बिना कोई मास्क लगाए यहाँ नज़र आता है तो उसे तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मुंबई में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर लोगों की लापरवाही को इस बात से ही समझा जा सकता है कि बीते 3 दिनों में हजारों लोगों को बिना मास्क के पकड़ा गया है। मुंबई पुलिस से मिले आंकड़ों के मुताबिक 3 दिन में 17,500 ऐसे लोगों से सामना हुआ जिन्होंने पब्लिक प्लेस पर मास्क नहीं पहन रखा था। मास्क न पहनने वालों के लिए 200 रुपए जुर्माना लगाया गया है। यानी 3 दिन में मुंबई पुलिस जुर्माने के 35 लाख रुपए वसूल चुकी है। उधर बीएमसी ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की है। इस गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराना जरूरी है। कोरोना की रिपोर्ट पहले बीएमसी को भेजना जरूरी है। अगर मरीज पहले ही अस्पताल में भर्ती है तो रिपोर्ट अस्पताल भेजनी होगी। कोरोना पॉजिटिव होने पर 24 घंटे में रिपोर्ट भेजनी होगी। बीएमसी की वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी देनी होगी। आईसीयू बेड, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस, मैन पावर और दवाओं का ध्यान रखना होगा। बिना लक्षण वाले मरीजों को आइसोलेशन में रखना जरूरी होगा। बिना लक्षण वाले मरीजों को हाथ पर स्टैंप लगवाना होगा। नियमों का पालन नहीं हुआ तो एफआईआर दर्ज करनी होगी। बीएमसी दिन में 4 बार आइसोलेशन वाले मरीजों को चेक करेगी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के अमरावती और यवतमाल में कोरोना के मरीजों के बढ़ने की कुछ बेहद अहम वजह हैं। फरवरी महीने में काफी शादियां हुई। शादियों में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। शादियों में कोरोना के नियमों का पालन नहीं हुआ। विदेशों से लोग अपने घर पहुंचे जो बाद में पॉजिटिव निकले। शादियों और पार्टियों की वजह से भारी भीड़ जुटी। मुंबई में लॉकडाउन लगेगा क्या, इसकी बहुत बड़ी जवाबदारी जो है वो मुंबईकर के ऊपर भी जाती है। अगर मुंबईकर ने जिस तरीके से पहले हमारा साथ दिया, सरकार का साथ दिया, अपने घर वालों का साथ दिया, उनके परिवार वालों का साथ दिया है, अगर वो बगैर काम के बाहर निकलना बंद कर दें, पब्लिक प्लेसेस में जाना बंद कर दें, कुछ ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले, तो सरकार और अपने परिवार के ऊपर जो है बहुत बड़ा एहसान होगा। और ये जो पीरियड होता है, डबलिंग का पीरियड, ये अगर कम हो जाता है, ये लंबा हो जाता है, तो मुझे लगता नहीं कि बॉम्बे को लॉकडाउन में जाना पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि दूसरा लॉकडाउन ये कोई इसके ऊपर का उपाय नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी जो अपील है वो हम सब भी करना चाहते हैं लोगों को कि लोग उपाय करें, लोग मास्क पहने, लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें और लोग जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करें। ये तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। महाराष्ट्र में चिंताएं इसीलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि नए मरीजों की संख्या यहां लगातार बढ़ रही है। सोमवार को मिले आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को 5,210 नए मामले सामने आए। सोमवार को कोरोना की वजह से 18 लोगों की मौत भी हो गई। सोमवार को मुंबई में कोरोना के 760 मामले सामने आए।
उधर पंजाब के लुधियाना से आई ये तस्वीरें भी तस्दीक करती है कि कैसे यहाँ लोग कोरोना को न्योता दे रहे हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और न ही मास्क लगाया। हैरानी की बात यह है कि कई जगहों पर तो खुद पुलिस वाले मास्क पहनने में लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि पंजाब में लगातार एक्टिव मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कोरोना है ही नहीं, कहाँ है कोरोना बताइए आप। पंजाब में यहाँ दिल्ली में बैठे जो हमारे किसान हैं वहाँ कोरोना है कोई? डराने के लिए पहले बताया था मैंने, लोगों को डरा दिया, घर में बिठा दिया, काम को हम नहीं डरते, हम तो किसी नहीं डरते, कोरोना से क्या डरेंगे। निगाह मार लो जी कितने थोड़ा लगता है कि कोरोना होगा, मास्क ला के करें दुनिया सारी लगाया आप खुद तो आप सेफ्टी कर सकते हैं, सेफ्टी बरतो पर निगाह मार के देख लो आले दुआले, मैनू नहीं लगता कोरोना। लगातार 3 दिन पंजाब में ऐसे रहे हैं जब 300 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज अस्पताल में एडमिट हो चुके हैं। 19 फरवरी को पंजाब में 385 मरीज थे, 20 फरवरी को 358 और 21 फरवरी को पंजाब में 348 मरीज सामने आए। जाहिर है सावधानियां नहीं बरतने पर पंजाब की चुनौतियां और बढ़ सकती है। वहीं मध्य प्रदेश को भी आने वाले खतरों से अलर्ट कर दिया गया है। कोरोना के संक्रमण ने गंभीर रूप धारण कर लिया है और प्रदेश का बड़ा हिस्सा हमारा महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगा हुआ है। इसलिए मेरी सभी प्रदेशवासियों से अपील है, विशेषकर इंदौर भोपाल में पूरी सावधानी रखें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज हर जिले में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हम कर रहे हैं। शिवराज सरकार लगातार हालात की मॉनिटरिंग कर रही है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो एक नई दुनिया बना दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 27 फरवरी को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए। तिरुवनंतपुरम से रहने वाला सिर्फ 12 साल का आइंस्टीन सिद्धार्थ कुमार गोपाल के जुनून और लगन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने पहली क्लास से ही साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, जीके और साइबर ओलंपियाड में हिस्सा लेना और उसे जीतना भी शुरू कर दिया था। हाल ही में उसने इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड जीता, जबकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड में उसे गोल्ड ऑनर से नवाजा गया है। सिद्धार्थ हर महीने 40 ओलंपियाड में हिस्सा लेता है। जी हां, सही सुना आपने, हर महीने 40 ओलंपियाड। 2020 में उसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार दिया। 27 फरवरी शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए इस विलक्षण बच्चे से। जरूर देखिए बायजूस यंग जीनियस।